हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। यदि आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस जिसके माध्यम से आप अपने एडुकेटर से चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और आपको आंसर पोल की सुविधा भी मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों स्ट्रक्चर्ड कोर्स की फैसिलिटी अनअकैडमी आपको देता है, यानी कि पीटी और मेंस के यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से अनअकैडमी ने अपने पूरे सिलेबस को स्ट्रक्चर किया है। आपको मिलेंगी लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की फैसिलिटी, जिसके माध्यम से आप अपनी क्षमता को सुधार सकते हैं, अपनी कमियों को परख सकते हैं और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। यानी कि इसका क्या मतलब है दोस्तों, आपने यदि एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन है या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, तो आप मेरे साथ अनअकैडमी के हर एडुकेटर तक एक्सेस कर सकते हैं उस कोर्स में। यानी कि आपको मात्र एक बार फीस सबमिट करानी होगी और फिर आप किसी के भी लेक्चर आप सुन सकते हैं, चाहे वो लाइव लेक्चर हो या रिकॉर्डेड लेक्चर हो। तो दोस्तों ललिता YT कोड का यूज करें और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्राप्त करें। अनअकैडमी पे आपको देश के सबसे बड़े एडुकेटर्स पढ़ाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो एंड्रॉइड यूजर उसे गूगल प्ले से जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और एप्पल यूजर एप्पल ऐप स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ही स्पेशल क्लासेस होती हैं जो कि बिल्कुल फ्री होती है। उसका सिर्फ एक आपको प्रक्रिया का पालन करना होता है कि आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होता है। तो आप ये ऐप डाउनलोड करें और वहां पे फ्री स्पेशल क्लासेस देखें। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरी वीडियोस सुनते हैं, उनसे मैं ये आग्रह करना चाहूंगी कि वो इस ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि मैं स्पेशल क्लासेस पे बहुत जल्द बहुत ही शानदार एक यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आने वाली हूँ, जो कि आपकी तैयारी में मील का पत्थर साबित होंगी। ठीक है, तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। दोस्तों मैं ललिता, मुझे यूपीएससी के साथ ही एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 7 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। जहां तक सिविल सेवाओं के क्षेत्र में मेरे अनुभव की बात की जाए तो मुझे यूपीएससी के साथ ही अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस लिखने का अनुभव है। मुझे इंटरव्यू का भी अनुभव है। मैंने अपना एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है और मैंने अपना यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है। दोस्तों आप अनअकैडमी ललिता कुमारी इस आईडी पे टेलीग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी डेली वीडियो का पीडीएफ आप यहां से ले सकते हैं। इसके साथ ही अनअकैडमी ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अपने सिलेबस को डिजाइन किया है, जिसमें आप पढ़ते हैं पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर, ज्योग्राफी, साइंस टेक, एनसीईआरटी समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, इसके साथ करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी और आंसर राइटिंग कोर्सेज। यानी कि आपकी तैयारी जीरो से लेके और अंतिम स्तर तक अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी तैयारी को परिपूर्ण कराता है। अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन के 2 तरीके होते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। तो प्लस जो सब्सक्रिप्शन होता है वो आप 1 महीने से लेके 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि कम से कम आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें। जो बच्चे 12वीं के बाद से या फिर ग्रेजुएशन के दौरान ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कम से कम 2 या 3 साल का सब्सक्रिप्शन ले दोस्तों। और यदि आप ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसकी फीस है 49,500, यदि आप ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको मात्र 44,550 रुपीज पे करने होंगे, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा।
जहां तक बात की जाए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? आपको पर्सनल कोच मिलते हैं, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, इसके साथ ही स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज्ड फीडबैक, यानी एक मार्गदर्शक पूरी तैयारी के दौरान आपका मार्गदर्शन करता है और आपकी सिविल सर्विसेज की जर्नी को आसान बनाता है। दोस्तों, आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है वो आप 1 साल से लेके और 3 साल तक का ले सकते हैं। और यहाँ पे भी यदि आप ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस कोड का यूज करें और सब्सक्रिप्शन प्राप्त करें। अनअकैडमी बहुत सारे बैचेस लॉन्च किए हैं, जैसे कि 1 फरवरी से बहुत सारे बैच लॉन्च हो रहे हैं, जिसमें कि कंप्लीट 1 ईयर GS बैच, कंप्लीट 2 ईयर GS बैच, एक्सपर्ट बैचेस और NCERT बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, जो कि 1 फरवरी से लॉन्च हो रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों 6 फरवरी से वीकेंड बैच लॉन्च हो रहे हैं। आइकॉनिक प्राइस हाइक होने वाला है दोस्तों 31 जनवरी से, तो जल्दी से जल्दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें और एक मार्गदर्शन के अंडर में आप अपनी तैयारी को करें, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। और यहाँ पे भी आप ललिता YT कोड का यूज करें, ठीक है। अनअकैडमी जो है UPSC ऑप्शनल और आइकॉनिक GS, ठीक है, UPSC ऑप्शनल और आइकॉनिक GS, साथ ही ऑप्शनल और प्लस GS दोनों कोर्स आपके लिए लेके आई है, दोनों को मिला के आप पढ़ सकते हैं। और ये सब्सक्रिप्शन आप 1 साल से लेके 3 साल तक के लिए ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको अनअकैडमी ने काफी सारे डिस्काउंट दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे भी यदि आप ललिता YT कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। अनअकैडमी कॉम्बैट का आयोजन होने जा रहा है दोस्तों 7 फरवरी को, तो शीघ्र से शीघ्र आप उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले मेरा रेफरल कोड ललिता YT का यूज करें। अब हम अपने आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अगर मेरी पहली क्लासेस से सुनते आ रहे हैं, तो हमारी पहली क्लास थी संविधान की प्रमुख विशेषताएं पार्ट 1, ठीक है। उसमें बच्चों हमने क्या क्या रिवाइज किया था। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरी स्ट्रेटेजी जानते हैं कि मेरी क्लास का तरीका क्या होता है। मैंने पहली क्लास में क्या पढ़ा है ये मैं दूसरी क्लास में इंटरलिंक करके आपको बताती हूँ। दोस्तों, हमारा पूरा सिलेबस आपस में जुड़ा हुआ है। जब तक हम पूरे सिलेबस की समझ नहीं बनाते हैं और इंटरलिंक्ड करके चीजों को नहीं पढ़ते हैं, तो हमारी जो अवधारणात्मक समझ है वो नहीं बन पाती है। तो हम अपने फर्स्ट लेक्चर को देखते हैं थोड़ा सा कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने भारतीय संविधान की प्रमुख जो विशेषताएं थी, उसमें सबसे पहली बात पढ़ी थी कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा संविधान है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। उसके बाद भारत में क्या पढ़ा था कि जो संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त हमारी जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो नम्यता के साथ अनम्यता, यानी कि जो लचीलेपन के साथ कठोरता के गुणों का समावेशन किया गया है हमारे संविधान संशोधन की प्रक्रिया में। इसके साथ मौलिक अधिकार हमने पढ़े थे। मौलिक अधिकार जो विशेषता के तौर पे हमने पढ़े थे। डिटेल में तो हम मौलिक अधिकारों को हम एक नहीं बल्कि 3-4 क्लासेस में पढ़ेंगे। और यकीन मानिए, यदि एक बार आपने मौलिक अधिकार मेरे साथ पढ़े तो आपका पीटी में, मेंस में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस बात के लिए मैं आप लोगों को आश्वस्त कर सकती हूँ। उसके साथ दोस्तों हमने मौलिक कर्तव्य पढ़े थे। राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है, ये पढ़ा था। धर्मनिरपेक्ष चरित्र जो है भारत का, ये भारत की संविधान की प्रमुख विशेषता है, ये हमने पढ़ा था। तो हम इसी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं दोस्तों। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगी कि यदि जिस क्लास के 2 पार्ट होते हैं, उदाहरण के तौर पे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं पार्ट 1 लेक्चर जो आप लोगों ने कल सुना, और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं पार्ट 2 जो लेक्चर आप आज सुन रहे हैं, तो जब आप मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों लेक्चर सुन रहे हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल दूसरे लेक्चर से मेरे साथ जुड़े हैं, तो दोस्तों एक छोटा सा निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहूंगी कि आप फर्स्ट लेक्चर भी जाके सुनिए।
और उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए, आपकी अवधारणात्मक समझ जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आज की जो टॉपिक है इसी को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। 11 विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसको आप क्या करेंगे, पहले वाली क्लास से जाके सुनेंगे। अगली विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमको मिला है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? भारत में 18 वर्ष से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, ठीक है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, हर व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभाओं के, राज्यसभा का चुनाव अलग प्रक्रिया से होता है, वो जब हम संसद पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। विधानसभाओं और लोकसभाओं के चुनाव के आधार जो स्वरूप है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को बनाया गया है। और यानी कि ये मैं आपको बता चुकी हूं कि 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति मताधिकार कर सकता है। किसी भी जाति, लिंग, साक्षरता, संपदा और धर्म के आधार पर मतदाता के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, विभेद नहीं किया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? जिसने मेरी संविधान निर्माण की पहली क्लास की है उसने ये देखा होगा बच्चों, इंटरलिंक्ड करना है चीजों को आपस में, तब आप क्या बनोगे, परफेक्ट बनोगे। आपने वहां पे देखा होगा कि जब संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया हमने पढ़ी थी, वहां पे हमने पढ़ा था कि सीमित मताधिकार के आधार पे चुनाव किया गया संविधान सभा का। तो यहाँ पे ये देखिए, दो चीजें साथ साथ चीजों को क्लियर करते चलना है। पढ़ाने के लिए आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक मेंटर का काम क्या है कि आपकी अवधारणा को क्लियर करते चलना है, स्पष्ट करते चलना है एकदम। देखिए, आपने पढ़ा सीमित, क्या पढ़ा, सीमित मताधिकार और वयस्क मताधिकार। तो इस चीजों में, दोनों में मोटे तौर पे क्या अंतर है? सीमित मताधिकार का मतलब क्या है कि जनसंख्या के एक छोटे से समूह को हम मताधिकार देंगे जी। तो वो मताधिकार जो उस समूह को हम देंगे वो किन बेसिस पे देंगे? वो या तो उसकी शिक्षा के बेसिस पे देंगे, या उसकी संपत्ति के बेसिस पे देंगे, या उसकी जो भूमि के बेसिस पे देंगे, ठीक है, या हम कई जगह जो है ना स्पेशली किसी धर्म विशेष को दे दे, तो वो सीमित मताधिकार होगा। तो दोस्तों ये बताइए, जिस देश में सीमित मताधिकार होगा, क्या वहां पे वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है? हो सकती है कि नहीं हो सकती है? कदापि नहीं हो सकती है। लोकतंत्र का मूल आधार क्या है? जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन। यानी कि जब हम अपनी सरकार का चुनाव करेंगे तो जनता की उसमें पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। और जनता की भागीदारी कब होगी? जब 18 वर्ष से ऊपर, या इस एज को हम हर देश अपने अपने हिसाब कर सकता है, जब जनसंख्या के बड़े भाग को, हर एक व्यक्ति को, हर एक चाहे वो पुरुष है या महिला है या कोई भी है, उसको वोटिंग राइट हो। ठीक है, ये वयस्क मताधिकार आप समझ गए होंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये पीटी में पूछता है दोस्तों, ये जो है ना, ये पीटी में पूछता है, ये दिख रहा है आपको? 1989 में 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान करने की आयु थी वो 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो ये एज जो अभी 18 वर्ष है ये 21 वर्ष थी दोस्तों। 21 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, मतदान करने का अधिकार रखता था। उसके साथ जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, धन के आधार पे, इसके अतिरिक्त जो है ये साक्षरता के आधार पे, लिंग के आधार पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता था। ठीक है, और 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो ये मतदान की एज है इसको 21 वर्ष से घटा के क्या कर दिया गया?
18 वर्ष कर दिया गया। तो आपको यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन याद रखना है। ये पीटी में जैसे बहुत सारे एमसीक्यूज बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन होते हैं, एक एमसीक्यू में दे देगा कि आप जो मतदान की आयु जो है शुरुआत से ही 18 वर्ष है। अब जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो, हालांकि सब पढ़ के जाएंगे, इतना मैं आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ कि इस लायक मैं आप लोगों को बना दूंगी, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। अब वयस्क मताधिकार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र को सबसे बड़ा आधार मिलता है वयस्क मताधिकार के आधार पे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को मत का अधिकार होगा, पूरी जनता को मत का अधिकार होगा। और जब पूरी जनता सरकार को चुनती है तो लोकतंत्र का जो दायरा है वो विस्तृत होता है, लोकतंत्र का जो आधार है वो मजबूत होता है, ठीक है। और ये समानता के सिद्धांत को लागू करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जाति, धर्म, लिंग, साक्षरता के आधार पे, संपदा के आधार पे किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्लियर है? इतना आप लोगों को समझ के चलना है हर चीज को, ठीक है। अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है। जैसे कई बार आपसे ये पूछ देता है, जैसे आजकल ना आपने देखा होगा, एक ट्रेंड देखा होगा पीटी के क्वेश्चंस में, बेसिकली आजकल पीटी में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। आपको मुद्दे की गहरी समझ है कि नहीं है। जैसे आपको ऑप्शन दे देगा कि वयस्क मताधिकार के क्या क्या फायदे हैं। फायदा नंबर 1, ये लोकतंत्र के आधार को मजबूत करता है, समानता के सिद्धांत को लागू करता है, अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है, साथ ही कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा जगाता है। यानी कि सभी विकल्प क्या हैं? सही हैं। अल्पसंख्यक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि धर्म के आधार पे भी किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। सभी व्यक्तियों को एक क्राइटेरिया पूरा करने के बाद, यानी एक एज पूरा करने के बाद मतदान का अधिकार है। और कमजोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशाएं जगाता है। जाति और धन के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। यानी कि जो हमारा 12वां पॉइंट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है और ये हमारे लोकतंत्र का जो आधार है उसको बहुत मजबूत बनाता है, ठीक है। ये विशेषता आप समझ गए। अगली विशेषता है दोस्तों एकल नागरिकता, ठीक है। एकल नागरिकता, भारतीय संविधान फेडरल है, संघीय है, और 2 लक्षणों एकल और संघीय का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा संविधान संघीय, अब याद रखना है, कल मैंने अगर संघीय व्यवस्था आपको पढ़ाया था कल की क्लास में, एक छोटा सा आपको कुछ उसके लक्षण बताए थे, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, उसको याद करेंगे। दोस्तों ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से पीटी में भी क्वेश्चन बनते हैं, और मेंस में तो बनते हैं। आपका क्या काम है, जो आपको पढ़ाया जाए उसे रिवाइज करना है। मैंने क्या बताया था आपको, संघीय व्यवस्था जैसे ही आए उसका पहला लक्षण क्या बताना है कि जब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो। जब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो, और वो स्पष्ट विभाजन कैसे होता है दोस्तों, 3 बार बताया था कल क्लास में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब संघ को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची मतलब राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है, समवर्ती सूची मतलब संघ भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे संविधान में स्पेशली एक बात मेंशन की गई है, कि यदि मान लो समवर्ती सूची है, देखो इरेज कर लेते हैं इसको, मान लो बच्चों समवर्ती सूची है, ठीक है, इस पे दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, ठीक है। एक संघ को भी कानून बनाने का अधिकार है और राज्य को भी कानून बनाने का अधिकार है। अब जो है इन्होंने एक कानून बना दिया। अब ये बताइए संघ का कानून मान्य होगा कि राज्य का कानून मान्य होगा? संघ का कानून मान्य होगा कि राज्य का कानून मान्य होगा? तो दोस्तों हमारे संविधान में ये क्लियर, एकदम स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि यदि किसी कानून पे विवाद की स्थिति होती है तो संघ का कानून मान्य होगा। मैं क्या करवा रही हूं आपको, पीटी का क्वेश्चन करवा रही हूं।
लिंक करके चलना है, समझ के चलना है। और मेरी क्लास में 1 मिनट भी जो है ना, आजकल सर्दियों का मौसम है, नींद बहुत आती है, ब्लैक कॉफी जो है ना साथ में रख के पढ़िए, सोना नहीं है, क्लास के बाद सोइए, एकदम रिवाइज करके सोइए। तो एकल नागरिकता हम पढ़ रहे थे बच्चों। भारतीय संविधान फेडरल है और 2 लक्षण एकल और संघीय का प्रतिनिधित्व करता है, मगर इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात भारतीय नागरिकता। अब फेडरल तो अमेरिकी जो संविधान भी है, वहां फेडरल का मेन लक्षण मैंने आपको बता दिया, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन जो संघीय व्यवस्था होता है उसका एक सबसे बड़ा आधार होता है। अब अमेरिका में क्या है दोस्तों, वहां पे दोहरी नागरिकता है, व्यक्ति राज्य का भी नागरिक होता है और संघ का भी नागरिक होता है। लेकिन भारत में क्या किया गया है, राष्ट्र की संकल्पना को मजबूत करने के लिए व्यक्ति को दोहरी नागरिकता नहीं दी गई है। भारत में व्यक्ति को दोहरी नागरिकता नहीं दी गई है, यानी कि एकल नागरिकता है, यानी कि भारतीय नागरिकता। हम हरियाणवी, पंजाबी, यूपी वाले, बिहारी भाई, महाराष्ट्रियन, ठीक है, वेस्ट बंगाल वाले, मध्य प्रदेश वाले, राजस्थान वाले बाद में है, हम पहले क्या हैं, हम भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान की विशेषता मतलब एकल नागरिकता। दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊंगी कि भारतीय संविधान की विशेषताएं अगर मैं आप लोगों को चाहती तो एक एक पॉइंट में बता के ना हट सकती थी कि एकल नागरिकता है या संसदीय व्यवस्था है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघात्मक व्यवस्था है, सबसे लंबा संविधान है। एक एक चीज में यदि मैंने आपको टाइम दिया है तो उसका रीजन है। उसका क्या रीजन है, बहुत सारे ऐसे नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता होता है चीजों का, मैं उन बच्चों को साथ लेके चलना चाहती हूं जो छोटी से छोटी चीजों को मेरे साथ पढ़ेंगे और आगे आने वाले टॉपिक जब हम इन चीजों को बहुत ही विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, संसद, संघात्मक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, मूल ढांचे की अवधारणा, या हम पढ़ेंगे संशोधन प्रक्रिया, तो उस समय बच्चे बिल्कुल अनजान ना हो चीजों से, ठीक है। तो बिल्कुल उत्साह से और नए सिरे से हमको तैयारी करनी है। अब बच्चों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी नागरिक चाहे किसी भी राज्य में पैदा हुए हों, मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिए हूं, हम पहले क्या हैं, भारतीय हैं, हम पहले भारतीय हैं, और ये एकल नागरिकता हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है। संपूर्ण देश में नागरिकों को समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं, समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके कुछ कुछ अपवाद भी होते हैं दोस्तों, और वो अपवाद जब हम अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे भी देखेंगे। उनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता सिवाय कुछ मामलों के, जैसे जनजातीय क्षेत्र, अपवाद हम देख लेते हैं, जैसे जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों में कुछ प्रतिबंध हैं आपके ऊपर, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। और जम्मू कश्मीर वाला तो अब आप एकदम काट दो, एकदम काट दो, 370 हट गया है, ठीक है, 370 हट गया है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर को इग्नोर करो। तो जनजातीय क्षेत्र जैसे कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं जहां पे कुछ उनको वरीयता दी जा सकती है, अदरवाइज हमें पूरे देश के नागरिकों को बिना किसी का भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव किए प्रत्येक समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। एकल नागरिकता, अच्छा एकल नागरिकता को क्यों अपनाया गया, थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, मैं इरेज कर देती हूं इसको। एकल नागरिकता को क्यों अपनाया गया, ताकि राष्ट्र की जो संकल्पना है, अखंड भारत की जो संकल्पना है, एक भारत की जो संकल्पना है, उसके आधार को मजबूत बनाया जा सके। एकल नागरिकता के आधार पे हम गर्व से कहें कि हाँ हम भारतीय हैं। यदि दोहरी नागरिकता दे दी होती ना भारत में, भारत की जो परिस्थितियां थी 1947 के बाद, भारत की जो परिस्थितियां थी, हर जगह विभेदकारी जो शक्तियां प्रबल थी, जैसे हिंदू मुस्लिम दंगे थे, भारत पाकिस्तान का विभाजन था, भाषा के आधार पे अलग अलग राज्यों की मांग चल रही थी। यदि हम दोहरी नागरिकता देते तो लोग खुश रहते कि हाँ हम जो है हम यहाँ के निवासी हैं पहले, हम भारत के निवासी बाद में हैं। तो दोस्तों इस चीज को याद रखना है, हर एक चीज, केवल एकल नागरिकता नहीं रट लेना है, एकल नागरिकता, उस एकल नागरिकता को अपनाने का भी कुछ कारण रहा होगा।
ठीक है। और वो कारण क्या है कि उस समय की परिस्थितियों में हमें एक अखंड भारत का यदि निर्माण करना था तो हमें भारतीयों में भारत के लोगों में विश्वास दिलाना था कि हम गर्व से कहें कि हम भारतीय हैं, हम एक देश के नागरिक हैं और हमारी पहली जो प्रायोरिटी है वो भारत है। ठीक है। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, स्वतंत्र निकायों की जो है व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका और सरकार या न्यायिक अंग ही उपलब्ध नहीं कराता है। दोस्तों यहाँ पे नहीं आएगा, केवल यही उपलब्ध नहीं कराता है। मतलब क्या है दोस्तों, यानी केवल विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है, और सरकार या न्यायिक अंग यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, केवल यही जो तंत्र उपलब्ध नहीं कराता है शासन प्रशासन की व्यवस्था को चलाने के लिए, बल्कि बहुत सारे स्वतंत्र निकायों की भी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। और ये स्वतंत्र निकाय, इस चीज को देख लो, ये स्वतंत्र निकाय दोस्तों यहां से लगातार जो है पीटी में, मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से पीटी में अलग अलग स्वतंत्र निकाय हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जैसे निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, सीएजी कैग है हमारा, उसके पश्चात जो भी संघ लोक सेवा आयोग है। इस तरीके के जो स्वतंत्र निकाय हैं दोस्तों, यहाँ से अलग अलग स्वतंत्र निकाय के ऊपर जब हम पीटी में पढ़ेंगे तो अलग अलग स्वतंत्र निकाय के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। और मेंस में भी जो भी निकाय लगातार चर्चा में होता है, जैसे कि आपको मैं एक छोटी सी चीज, जैसे निर्वाचन आयोग पे ना आजकल बड़ा, बीच में भी काफी बड़ा विवाद का विषय रहा कि निर्वाचन की जो व्यवस्था है उसे थोड़ा और पारदर्शी बनाया जाए, या ये जो हमारी वोटिंग मशीन है इसको जो है बैलेट पेपर में बदला जाए। तो इस तरीके के विवाद चले, तो निर्वाचन आयोग वहां से इंपॉर्टेंट हो गया, वो पीटी में भी इंपॉर्टेंट हो गया और वो मेंस में भी इंपॉर्टेंट हो गया। हम हर एक जो एग्जाम, मतलब चाहे वो पीटी फोकस जब हम पढ़ते हैं तो पीटी को साथ लेके चलेंगे, और जब मेंस फोकस पढ़ते हैं तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से पॉलिटी को या इंटरनेशनल रिलेशंस को, गवर्नेंस को, सोशल जस्टिस को हमें करंट के साथ ऐड करते हुए पढ़ना है। ठीक है। तो स्वतंत्र निकाय भारत में केवल विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसी संस्थाओं की ही व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि स्वतंत्र निकाय भी हैं, जैसे कि दोस्तों संसद का, राज्य विधानसभाओं का और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए, यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति जी का चुनाव करने के लिए चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जो कि संसद का चुनाव करवाते हैं, राज्य विधानसभाओं का चुनाव करवाते हैं और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था करता है भारत का निर्वाचन आयोग। इसकी विशद जो है चर्चा, इसके कार्य क्या होंगे, इसकी शक्तियां क्या होंगी, इसके जो चुनाव आयुक्त है उनको हटाने की प्रक्रिया, उनकी शक्तियां, तो पूरी जो प्रोविजंस है हमारे संविधान में बताए गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों राज्य और केंद्र सरकार के लिए अंकेक्षण, भारत का नियंत्रक और महालेखाकार, आपने ये नाम ना बहुत सुना होगा अगर आप थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर के उसमें रहते हैं तो। कैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीटी और मेंस दोनों के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। कैग को हमें देखना है। कैग जो है ना क्या काम करता है, कैग हमारे धन का जो संरक्षक के तौर पे काम करता है। ठीक है। तो कैग को हम एक पूरा अलग से इसकी चर्चा लेके आएंगे। हर एक स्वतंत्र निकाय जो मैं आपको भी बता रही हूँ, चाहे वो निर्वाचन आयोग है, चाहे वो कैग है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग है, इन सब को हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग और अखिल भारतीय सेवाएं व राज्य लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवाएं जो है 312 में इनका उल्लेख किया गया है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग 315 में और राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग क्या करता है, आपको
आपकी जो परीक्षाएं हैं उनका आयोजन कराता है। राज्य लोक सेवा आयोग जो राज्यों में जो परीक्षाएं होती हैं, जो स्टेट सिविल सर्विसेज होती हैं, उनका आयोजन कराता है। और अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि इस बात को आप समझ गए कि हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि हमारे संविधान में स्वतंत्र निकायों का अलग से जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। आप लोगों ने यदि इससे पिछली मेरी क्लास पढ़ी है जिसमें हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं पार्ट 1 कराया था, उसमें हमने भारतीय संविधान की एक विशेषता पढ़ी थी कि एकात्मकता के लक्षण के साथ संघात्मक व्यवस्था। उसमें हमने आपातकालीन प्रावधान को थोड़ा सा डिस्कस, यहाँ पे मैं फिर से आप लोगों को बताती हूँ। चीजों को बार बार पढ़ना है। आप यकीन मानिए, अगर आप चीजों को ना बार बार सुनेंगे ना, आपको क्या होगा, चीजें रिवाइज होती जाएंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें। तो बार बार सुनिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। मैं इस बात पे बार बार एम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ इस बात को, ताकि आप लोग इस बात को सीरियस लें कि रिवीजन का कितना महत्व है, बार बार सुनने का कितना महत्व है। ठीक है, चीजें ना दिमाग में फिक्स हो जाएंगी अगर आप बार बार सुनेंगे तो इसलिए मेरा मोटिव जो है ना, क्लास को आगे बढ़ाना, इस तरीके से आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि मेरी क्लास को सुनने वाला प्रत्येक बच्चा हर चीज को समझ के चले। और जब हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो तो वो बच्चा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सके कि हाँ, मैं पॉलिटी के सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है, इतना विश्वास मुझे आप लोगों में जगाना है और यही मेरा उद्देश्य है। और दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, मैं सैटरडे को, शनिवार को एमसीक्यूज लेके आने वाली हूँ। मैराथन सेशन होगा अपना। उस एमसीक्यूज में मैं आप लोगों को ऐसे एमसीक्यूज कराऊंगी, इस तरीके से एमसीक्यूज कराऊंगी कि आप लोग जो 2021 का पीटी देने वाले लोग हैं, आप केवल एक कक्षा को जरूर देखें। अगर आपको सही लगे तो आप नेक्स्ट कक्षाएं देखें। ठीक है, और मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा वो क्लास करके, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे वो क्लास करके। तो शनिवार को हम एमसीक्यूज लेके आने वाले हैं दोस्तों। संविधान की विशेषता हम बता रहे थे, आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रपति को जो वृहद आपातकालीन प्रावधानों की व्यवस्था की गई है दोस्तों। भारत में, मैं एक बार इसको इरेज कर देती हूँ, कहाँ गया, भारत में 3 तरीके से आपातकाल की व्यवस्था है, जो कि हम इसी में आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले आपातकाल की जो व्यवस्था है उसका प्रावधान क्यों किया गया, आखिर क्यों ऐसी शक्तियों की व्यवस्था करनी पड़ी केंद्र को, क्यों की, मतलब ये 5 वर्ड हैं। ठीक है, 5W and 1H, इसको ना लिख के चिपका लो। क्या 5W का मतलब क्या है, व्हाट, क्या है, when, कब से है, who, कौन है, और why, क्यों है। और ये जो why है ना दोस्तों, ये जो why है ना, ये यूपीएससी को बहुत प्यारा है, यूपीएससी को बहुत प्यारा है। क्यों, हर चीज में तर्क करो कि ये चीज ऐसे है तो क्यों, हमने संसदीय व्यवस्था अपनाई तो क्यों, हमने संघात्मक व्यवस्था अपनाई तो क्यों, ठीक है, हमने एकल नागरिकता अपनाई तो क्यों, हमने आपातकालीन प्रावधान अपनाए तो क्यों। ठीक है, और एक जो 1H बना, हाउ, कैसे, उसका प्रोसेस कैसे था। और ये केवल आपका यहां ही इंप्लाइड नहीं होता है, जब आप ऐसे पढ़ेंगे मेरे साथ, वहां पे जब आप पूरा ऑप्शनल पढ़ेंगे या फिर जब आप चीजों को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इन शब्दों का क्या महत्व है। हमको इन शब्दों के दायरे में रह के पूरे क्वेश्चन को समझना है, सीखना है। तो आपातकालीन जो प्रावधान यदि हमारे देश में लाए गए तो वो क्यों लाए गए, ठीक है, तो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता
सुरक्षा, संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के सामने बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे कि यदि भविष्य में देश के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां जन्म लेंगी जहां पे हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या लोकतांत्रिक ढांचे को यदि कोई चुनौती मिलेगी तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति को हमें विशेष पावर देनी पड़ेगी, संघ को विशेष पावर देनी पड़ेगी ताकि देश को इस प्रकार की चुनौतियों से बचाया जा सके। इतना क्लियर है आपको कि आपातकालीन प्रावधान हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषताएं हैं। उसको अपनाने के हमने कारण देख लिए कि भाई क्यों अपनाया गया। अब हम देखते हैं 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है दोस्तों। आर्टिकल 352 रट लो, रट इसको जो है ना, ये जहां पे मैं फोकस्ड होके बताती हूँ ना, आप जब एमसीक्यूज लगाएंगे आप देखेंगे अरे ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल इसमें 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान होते हैं। पहला होता है 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। याद करना है ये जो है ना, 1 मिनट कहाँ चले जाते हो यार। एक्चुअली नया ये जो है ना पैड है बच्चों, इस पे मुझे अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की। युद्ध, आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये 3 आधार हैं। पीटी में अक्सर पूछा जाता है कि आर्टिकल 350 को लागू करने के लिए कौन कौन से 3 आधारों की जो व्यवस्था है संविधान में की गई है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको फैक्चुअल नॉलेज दे देती हूँ दोस्तों। 1978 से पहले, कब से पहले? 1900 यहाँ लिखते हैं हम, 1978 से पहले ये जो आप देख रहे हैं ना सशस्त्र विद्रोह, या आप सशस्त्र विद्रोह देख रहे होंगे दोस्तों, इस सशस्त्र विद्रोह के स्थान पे हमारे संविधान में क्या था? ये सशस्त्र विद्रोह शब्द का जिक्र नहीं था बल्कि आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति शब्द का जिक्र हमारे संविधान में था। अब क्या हुआ? अब आंतरिक अशांति के आधार पे आप 352 लागू कर सकते हो, आपातकाल लागू कर सकते हो। और आपातकाल का क्या प्रभाव होगा वो हम आपातकाल में भी पढ़ेंगे और आगे भी मैं आपको छोटी सी 2 लाइन में बता दूंगी, लेकिन डिटेल में तो हम वहां पे पढ़ेंगे। अब आंतरिक अशांति कहीं हुई, संघ के पास पावर थी, राष्ट्रपति जी को बोला, लगवा दिया जो है 352। केंद्र की सारी शक्ति किसके पास आ गई? केंद्र की सारी शक्ति किसको मिल गई? संघ को। तो यहाँ पे इसका जब उल्लंघन बार बार होने लगा, आप देखते हैं कि 1975 के आसपास हमारी जो हमारा इमरजेंसी लगी, उसके बाद ये बात समझ में आई कि जो ये 352 में जो आंतरिक अशांति नामक शब्द है ना, इसने वास्तव में देश में अशांति पैदा कर दी। इसने वास्तव में देश में अशांति पैदा कर दी। तो इसलिए दोस्तों क्या हुआ? 1978 में मैं एक बार इसको क्लियर कर देती हूँ, फिर आप लोग अच्छे से देखेंगे। 1978 में 44वां संशोधन किया गया। 44वां संशोधन किया गया और इस संशोधन में जो आंतरिक अशांति शब्द था उसको हटा के सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र, ये जो सशस्त्र विद्रोह है दोस्तों, यहाँ जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ इसको आप देख रहे होंगे, आंतरिक अशांति शब्द को हटा के सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये एक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए। तो हमने 352 देख लिया। अब राज्य में आपातकाल, या इसे राष्ट्रीय शासन नहीं बोलते, इसे ना राष्ट्रपति शासन बोलते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अब जो राष्ट्रपति शासन है वो 2 तरीके से लगता है। जैसे हमने देखा राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, और राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था 2 अलग अलग आर्टिकल्स में की गई है।
कहाँ कहाँ व्यवस्था की गई है? 356 में व्यवस्था की गई है और 365 में व्यवस्था की गई है। यानी कि यदि पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में किया गया है, दे देगा ऑप्शन आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, आर्टिकल 365, आर्टिकल 300 जो 65 और आर्टिकल 360, और आपको विकल्प दे देगा कि जो है ऑप्शन ए, केवल ऑप्शन 1 यानी कि आर्टिकल 356, केवल ऑप्शन 2, ऑप्शन 1 और सी यानी 356 और 365, और केवल ऑप्शन डी। अब जिन बच्चों ने गहराई से नहीं पढ़ा है वो बच्चे तो समझेंगे कि यार 356 में है राष्ट्रपति शासन, तो हम तो एकदम फुल कॉन्फिडेंट है 356 ही मारेंगे, और उसके बाद जब आके क्वेश्चन आंसर की से चेक करेंगे तो जा ई का हो गया, तो वो पछतावा नहीं होना है। तो इसलिए हमें चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था 2 आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। आर्टिकल 356 में क्या होता है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है यानी कि राज्य सरकारें अच्छे से काम ना कर पाती हों, अराजकता की स्थिति आ जाए, तो वहां पे क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है आर्टिकल 356 के तहत। इतना क्लियर है आपको? आर्टिकल 365 में क्या होता है दोस्तों? आर्टिकल 365 में जब केंद्र सरकार राज्य को कुछ निर्देश करे और राज्य सरकार उसका अनुपालन ना करे। दोबारा बताती हूँ, आर्टिकल 365 में क्या व्यवस्था की गई है कि जब केंद्र सरकार राज्यों को कुछ कार्य करने का निर्देश दे और राज्य सरकार उसका अनुपालन ना करे तो क्या होगा, राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 मेरे ख्याल से आप लोग नहीं भूलेंगे इसे, अच्छे बच्चे हो आप यार। ठीक है, उसके बाद देखिए वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल दोस्तों 360 में वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था की गई है। जब भारत की वित्तीय स्थिरता या संकट में हो तो वित्तीय आपातकाल लग सकता है। अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, और जो हमारा जो राष्ट्रपति शासन है जो 356 के तहत या 365 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए तो असंख्य बार लगाया जा चुका है। जब आपातकाल पढ़ेंगे तो उसको हम बहुत ही विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे। अब क्या होता है, आपातकाल के दौरान देश की जो पूरी सत्ता होती है वो केंद्र के हाथों में आ जाती है, और केंद्र राज्य जो है वो केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं, यानी कि केंद्र मजबूत हो जाता है। पीछे जाओ, पहली क्लास में क्या बताया था, एकात्मकता के साथ संघात्मक जो लक्षण, यानी कि कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो संघात्मक व्यवस्था को एकात्मकता की तरफ मोड़ देती हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, केंद्र मजबूत हो जाता है, और संघात्मक व्यवस्था का जो था ना, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, उसमें कुछ अवरोध आ जाते हैं। लेकिन चूंकि हमारे संविधान निर्माताओं के सामने ये चुनौती थी दोस्तों कि ऐसी परिस्थितियां जब देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के सामने चुनौती उत्पन्न हो जाए तो हमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस करने पड़ेंगे, और उन्हीं प्रोविजंस के फलस्वरूप हमारे संविधान में आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 365 और आर्टिकल 360 जैसी व्यवस्थाएं की गई। आपको इतना क्लियर है? अब संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। अब मैंने आपको संविधान पिछली बताया था कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उस पे भी थोड़ी नजर डाली थी, और दोस्तों वहां पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो संघात्मक ढांचे के जो प्रश्न होते हैं उन पे यदि केंद्र सरकार संशोधन करना चाहे तो उसकी जो प्रणाली होती है वो कठोर प्रणाली होती है, यानी कि विशेष बहुमत के साथ उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 प्लस आधे राज्यों से अधिक राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आपातकाल जैसी परिस्थितियों में क्या हो रहा है, कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ, फिर भी क्या हुआ, राज्य के ऊपर केंद्र का नियंत्रण हो गया।
ठीक है। तो आपातकालीन जो प्रावधान है वो भी हमारे संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। और आपातकालीन प्रावधान एक लंबा चौड़ा चैप्टर है, अलग चैप्टर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी हो या मेंस हो, इसको हम बहुत आगे आने वाली क्लासेस में विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपातकालीन प्रावधान देख लिए। अब देखते हैं त्रिस्तरीय सरकार। भारतीय संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय का मतलब क्या, कि केवल केंद्र और राज्य नहीं, बल्कि जो धरातल का लेवल है, जो ग्रामीण लेवल है, वहां तक शक्तियां हैं, वहां तक विभाजन किया गया है। केवल 2 आधार पे विभाजन नहीं है, बल्कि 3 आधार पे विभाजन है दोस्तों। शुरुआत में नहीं था। 1992 में 73 एंड 74th अमेंडमेंट, 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय सरकार की स्थापना की, जो विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। ये भारत की यूनिक विशेषता है दोस्तों। और भारत तो इतिहास से ही ग्रामीण स्वशासन का अग्रदूत रहा है, अग्रदाता रहा है। कैसे? अब जब आप चोल प्रशासन पढ़ेंगे, इतिहास में जब आप चोल प्रशासन पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि किस तरीके से हमारे जो इतिहास की परंपरा में जो ग्रामीण स्वशासन है वो कितना मजबूत था, उसको कितने प्रकार के उसको कार्य प्राप्त थे, कितनी प्रकार की शक्तियां प्राप्त थी, और कितने बेहतरीन तरीके से ग्रामीण स्वशासन की जो व्यवस्था उस समय लागू थी। ठीक है, तो हमारे जो इतिहास भी बहुत ही अद्वितीय है दोस्तों। और ये जो त्रिस्तरीय सरकार की विशेषता है, ये भारतीय संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। अब 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ जो दोस्तों, भाग 9, ठीक है, भाग 9 संविधान में जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची, ध्यान रखना, 11वीं अनुसूची पूछता है पीटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राम स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय स्वायत्त जो शासन है, उस पे मैं क्लास लूंगी अलग से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पीटी के लिए भी और हमारे मेंस के लिए भी। बस मैं यहाँ पे जो बेसिक सी चीज है वो बता देती हूँ दोस्तों, कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया हमारे संविधान में, और उसी के साथ 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, और जिसके माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई। अब इसी के साथ 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ, कहाँ चले जाते हुए, 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ, भाग 9A जोड़ दिया गया, भाग 9A जोड़ दिया गया। ये पूछता है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। जो पुराने बच्चों को नहीं कंफ्यूजन होगा, क्योंकि उन्होंने इस चीज को बार बार पढ़ा है। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो हर चीज नहीं है। कई ऐसे बच्चे होंगे जो साइंस के स्टूडेंट्स रहे हैं, या फिर जो ज्योग्राफी जिन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, अब उनके लिए तो पॉलिटी बिल्कुल ही नई चीज है ना यार। तो उन बच्चों को मैं इसलिए बार बार समझा रही हूं आपको, ताकि आपकी जो बुनियादी अवधारणा है वो मजबूत हो, आप लोगों को हर एक टॉपिक बहुत ही स्पष्ट होता चला जाए। ठीक है दोस्तों, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ दोस्तों, भाग 9A को जोड़ा गया, साथ में 12वीं अनुसूची को, यहाँ पे भी लिखा है, 12वीं अनुसूची को जोड़कर जो नगर पालिकाएं हैं, नगरीय शासन है, उसको संवैधानिक मान्यता दे दी गई। इतना क्लियर है। यानी त्रिस्तरीय सरकार, हमने देखा ग्रामीण स्वशासन और पंचायती राज, और जो हमारी नगर पालिकाएं हैं। 74वां संविधान संशोधन याद रखना, भाग 9 के साथ 11वीं अनुसूची और भाग 9A 12वीं अनुसूची, इतना आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लासेस में, एक बार मैं फटाफट देख लेती हूँ। यहाँ पे देखो, हमने जो पिछले क्लास की जो संविधान की विशेषताएं हैं, लगभग 11 विशेषताएं हम बहुत ही विस्तृत तौर पे पढ़ चुके हैं। आप एक बार उस क्लास को जाके देखिए, आपकी अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। 12 ये हमने देखा, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार देखा, एकल नागरिकता देखा, स्वतंत्र निकाय देखा, आपातकालीन प्रावधान देखे और त्रिस्तरीय सरकार देखी। यानी कि टोटल हमने 17 ऐसी विशेषताएं पढ़ी जो हमारे
संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। यानी कि जब मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, और लिंक इंटरलिंक करके जोड़ के आजकल 2-3 क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी एक ही क्वेश्चन में। तो जब हमसे पूछे या कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछने का मूड होता है, भाई साहब है यूपीएससी, कुछ नहीं कह सकते हैं हम, ठीक है, उसका जो मन वो करेगी, वो बहुत अपनी मर्जी की मालिक है, ठीक है। कभी उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन, और आप लोग जो है ना वहां बैठ के सोच रहे हो जा कौन कौन सी विशेषताएं थी, हमको तो कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसे नहीं चलेगा, ये बहुत ही इजी है, एक बार इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो आपको सारी विशेषताएं याद हो जाएंगी, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा इसी से इंटरकनेक्टेड एक टॉपिक है कि भारतीय संविधान के जब हम स्रोत पढ़ रहे थे कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, तो भाई भारतीय संविधान में बहुत सारे स्रोतों से अलग अलग विशेषताओं को अपनाया गया। और कौन सी विशेषताओं को अपनाया गया? वो विशेषताएं जो हमारी आवश्यकताओं, जो हमारी परिस्थिति के अनुकूल उचित ठहरती थी, उन विशेषताओं को हमारे संविधान में अपना लिया गया। अब कई बार दोस्तों यहां से जो है ना पीटी तो पूछता ही पूछता है, चाहे वो यूपीएससी हो। मैं इसी स्लाइड में आगे आने वाली आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो आप बहुत ही उत्साहित होंगे उन क्वेश्चंस को देख के, मेरा विश्वास है। या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज हो, जिसमें कोई भी स्टेट का आप एग्जाम ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे भारतीय शासन अधिनियम 1935। अब दोस्तों भारतीय शासन अधिनियम 1935 इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हिस्ट्री में, ठीक है। डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे इसको? इतिहास में। लेकिन मैं मोटे तौर पे आपको बता देती हूँ कि 1935 का जो अधिनियम आया, भारतीय स्वतंत्रता जो सेनानी थे, भारतीय स्वतंत्रता जो लड़ रहे थे भारतीय स्वतंत्रता के लिए, उनके जो संघर्षों के फलस्वरूप 1935 में एक अधिनियम लाया गया जिसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस को समावेशित किया गया जिनको बाद में भारतीय संविधान में भी अपना लिया गया, ठीक है। अब 1935 में पहली बार दोस्तों संघीय शासन व्यवस्था की बात की गई थी 1935 के अधिनियम में, जिसमें 1935 के अधिनियम में क्या हुआ था, एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की बात की थी, जिसमें प्रांत होंगे, रियासतें होंगी। लेकिन ये संघ जो है ना कभी बन नहीं पाया। क्यों नहीं बन पाया दोस्तों? ये हम इतिहास पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि रियासतों ने बोला नहीं हम संघ में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इस संघीय तंत्र को हमने अपना लिया अपने संविधान में, तो ये 1935 से अपनाया गया है। राज्यपाल के कार्यालय को दोस्तों हमने अपनाया है, न्यायपालिका को हमने अपनाया है, ठीक है। लोक सेवा आयोग की व्यवस्था 1935 के अधिनियम में की गई थी। याद रखना 1935 के अधिनियम में क्लियरली बोला गया था संघ लोक सेवा आयोग मतलब जो अखिल जो लोक सेवा आयोग वो राज्य लोक सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, जिसकी व्यवस्था आज भी हमारे संविधान में की गई है। ये हमने 1935 के अधिनियम से दोस्तों उठाया है। और आपातकालीन उपबंध जो हमने अभी अभी पढ़े हैं, ये भी हमने हमारे 1935 के अधिनियम से उठाया है। तो क्वेश्चन पीटी में कैसे पूछेगा कि 1935 के जो मान लो फॉर एग्जांपल आपसे पूछेगा कि लोक सेवा आयोग को कहाँ से अधिकृत किया गया है, अमेरिका के संविधान से, जर्मनी के संविधान से, 1935 के अधिनियम से, 1919 के अधिनियम से। तो दोस्तों ये पैटर्न होगा क्वेश्चन का। और आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि 1935 का जो अधिनियम है उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब ही क्या है कि हमने अपने संविधान की बहुत सारी विशेषताओं को 1935 के अधिनियम से उठाया है, ठीक है। जैसे रिजर्व बैंक वहां से आया, उसके बाद न्यायपालिका हमने देख लिया, लोक सेवा आयोग देख लिया, संघीय जो चरित्र हैं, जो सूचियां हैं दोस्तों, राज्य सूची, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसकी व्यवस्था भी 1935 के अधिनियम में की गई थी, ठीक है। तो पहला स्रोत हमने क्या देखा, 1935 के अधिनियम से हमारे संविधान में किन किन विषयों को समावेशित किया गया। इतना क्लियर है आपको?
अब देखिए, ब्रिटेन ने, हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, ब्रिटेन ने हमारे ऊपर लगभग 200 सालों तक जो शासन किया, तो ब्रिटेन की शासन प्रणाली को हमने कई स्तरों पे अपनाया, और उसको अपनाने का कारण क्या था, क्या, इस वर्ड को ध्यान रखना है, क्यों, इसको ध्यान रखना है कि क्यों हमने अपनाया, क्योंकि हम जो है उस प्रणाली से भली भांति परिचित थे, हमारी जो व्यवस्था है उस प्रणाली के अनुकूल हो गई थी, एक तरीके से कि संसदीय प्रणाली हो गई, विधि का शासन हो गया, विधायी प्रक्रिया हम इतने सालों से फॉलो करते आ रहे थे, तो हम काहे नहीं नई विधायी प्रक्रिया बनाएंगे भाई, हम उसी विधायी प्रक्रिया को अपनाएंगे ना जिसको हमने सालों से प्रैक्टिस में लेके आए हैं, जहां जैसे हमने सालों से देखते आ रहे हैं। तो इसलिए हमने इंग्लैंड के संविधान से भी बहुत सारे तत्वों को लिया है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था दोस्तों, लगभग 60 देशों के संविधान का हमारे संविधान निर्माताओं ने अवलोकन किया, बारीकी से अध्ययन किया, जिन विशेषताओं जो विशेषताएं हमारे संविधान हमारे देश की परिस्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार सही लगी, उन जो विषय वस्तु को अपना लिया गया, और कई विशेषताएं ऐसी थी जो परिवर्तन करके अपनाया, मैं पिछली क्लास में आपको बता चुकी हूं। और सीधा क्वेश्चन यहां से पूछता है कि इस देश से क्या क्या आया, इस देश से क्या क्या आया, आगे एमसीक्यू में हम इस पैटर्न को अच्छे से समझ लेंगे। तो ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों हमने संसदीय शासन की व्यवस्था ली है, संसदीय शासन की व्यवस्था हमने ब्रिटेन के उससे ली। तो संसदीय शासन व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, विधि के शासन की व्यवस्था हमने ली। विधि का शासन क्या है दोस्तों, विधि का शासन क्या है, कानून सर्वोच्च है, और कानून के सामने सब समान है, किसी भी आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही है विधि का शासन। चाहे कोई गरीब व्यक्ति है, झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति है या अंबानी है, हम उनके साथ कानून के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। यदि उदाहरण के तौर पर यदि एक झोपड़ी वाला व्यक्ति किसी का मर्डर करता है, या मुकेश अंबानी किसी का मर्डर कर देता है, तो दोनों की सजा सेम होगी, दोनों की सजा सेम होगी। यानी कानून के आधार पे सब व्यक्ति समान हैं, विधि का शासन। और ये विधि का शासन जो है ये समता की अवधारणा को आगे बढ़ाता है, समता, सब समान हैं, हम धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग, निर्जातीयता, धन या संपदा के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, विधि का शासन। तो ये प्रणाली हमने कहां से अपनाई है, हमने इंग्लैंड से, हमने ब्रिटेन के संविधान से अपनाई है। ये क्वेश्चन बार बार पीटी में पूछा जाता है, तो आपको एक बार बैठना है और एक बार ये अपने अपने जो लिंक्स होते हैं ना, अपनी अपनी जो कुछ ट्रिक्स होती हैं याद करने की, उस हिसाब से हमको याद कर लेना है। अच्छा, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया, संसदीय व्यवस्था ली भाई, उसके बाद हमने विधि का शासन ले लिया, विधायी प्रक्रिया ले ली। विधायी प्रक्रिया क्योंकि हम लंबे समय से उसी विधायी प्रोसीजर को फॉलो करते आ रहे थे, तो वो हमारे लिए सरल था अपनाना। विधायी प्रक्रिया ले ली, एकल नागरिकता ले ली। अब संघ तो हमने ले लिया अमेरिका, कनाडा से, संघीय जो व्यवस्था की जो अवधारणा है, जो मजबूत केंद्र के साथ जो संघ की अवधारणा है, आगे बताऊंगी मैं आपको, वो ले ली हमने कनाडा से। अमेरिका की संघीय व्यवस्था में वहां पे तो दोहरी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है, वो भी हमने ली ब्रिटेन से, ठीक है। और एकल नागरिकता क्यों ली, ये क्यों हमने अपनाई, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मंत्रिमंडलीय प्रणाली हमने ली कहाँ से, ब्रिटेन से। जब संसदीय प्रणाली वहां से लेंगे तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी तो हम ब्रिटेन से ही लेंगे ना। जब संसदीय प्रणाली हम डिटेल में पढ़ेंगे कि दोनों में क्या कनेक्शन है, ठीक है, इसको हम बहुत ही विस्तृत तौर पे भी पढ़ेंगे। उसके बाद परमाधिकार लेख लिया, आर्टिकल 32, संवैधानिक उपबंधों का अधिकार, आर्टिकल 32, उसमें जो 5 रिट हैं दोस्तों, उनको हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वहां पे जो परमाधिकार लेख है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। और संसदीय विशेष अधिकार, आर्टिकल 105 में दोस्तों, आर्टिकल 105 में
संसदीय विशेष अधिकारों का पूरी सूची दी गई है कि संसद को क्या क्या विशेष अधिकार हैं। तो ये संसद के विशेष अधिकार भी हमने ब्रिटेन से लिए। और द्विसदनवाद यानी कि जो संसद है उसको हम दो भागों में बांटेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। ये भी प्रणाली हमने कहां से ली? ब्रिटेन के संविधान से ली। तो अब हमें भूलना नहीं है ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया। संसदीय प्रणाली ली, विधि का शासन लिया, विधायी प्रक्रिया ली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली, द्विसदनवाद लिया, संसदीय विशेष अधिकार लिए और परमादेश लेख लिया। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए, संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया दोस्तों? मूल अधिकार लिए, फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए? अमेरिका के संविधान से लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बार बार पूछा जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना भारत में की गई है, ये वाली विशेषता हमने ली अमेरिका से। ठीक है, और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी हमने कहां से लिया? अमेरिका से, यूएसए से। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा, वही की न्यायपालिका की वो शक्ति जिसके आधार पर न्यायपालिका कार्यपालिका या विधायिका के कार्यों को वैध या अवैध घोषित कर सकती है, वो न्यायिक समीक्षा होती है दोस्तों। और न्यायिक पुनरावलोकन होता है कि एक बार डिसीजन को देने के बाद हम उसका पुनरावलोकन कर सकते हैं। ये विशेषता भी हमने अमेरिका के संविधान से ली। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया? अमेरिकी संविधान से। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का हटाया जाना, कि जो प्रोसेस अमेरिका में है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रोसेस अमेरिका में है, वही प्रोसेस हमने अपनाई। और वो प्रोसेस हमने कहां से ली है? अमेरिका के संविधान से ली है। और वो प्रोसेस क्या है? जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति जो महाभियोग का प्रावधान है, वो भी हमने अमेरिका के संविधान से ही लिया है। इतना क्लियर हो गया कि अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? मूल अधिकार लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग। ठीक है, अब देखिए आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया? सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है, डीपीएसपी दिख रहा है आपको, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। आर्टिकल 36 से 51 तक इनका प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 36 से 51 तक भारतीय संविधान में इनका प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 37 में क्लियरली कहा गया है कि जब राज्य कोई विधि बनाएगा तो डीपीएसपी को ध्यान में रखेगा। ठीक है, ये शासन की नीतियों के आधार होंगे। हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं जितनी भी चलती हैं, उनको जो आधार देता है वो हमारे राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत देते हैं। राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पीटी मेंस हर जगह इंटरव्यू आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, उसके एक एक प्रोविजन को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो हम विस्तृत तौर पे पढ़ेंगे। तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया? डीपीएसपी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, ये छोटी छोटी चीजें याद करनी है आपको, अपनी अपनी ट्रिक्स बनाना यहाँ पे। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली हमने कहां से ली? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहां से ली? अमेरिका के संविधान से। तो ये डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा। और वो कब आएगा? जब हम बार बार चीजों को रिवाइज करेंगे, अपने जो एजुकेटर हैं उनकी वीडियोस को बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, जो 12 सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा में, नामांकित किए जाते हैं, वो प्रोविजन भी हमने आयरलैंड के संविधान से ही उठाया है। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि डीपीएसपी हमने कहां से लिए? आयरलैंड के संविधान से लिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली ली, और जो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन किया जाता है वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से ही लिया है। इतना क्लियर है आपको? ठीक है,
क्लास बोर तो नहीं हो रही है आप लोगों की? अच्छा, एक बात मैं बता दूं, हमारे इस चैनल पे थोड़ी स्ट्राइक चल रही है, तो अभी लाइव क्लासेस नहीं है। जैसे ही लाइव क्लासेस शुरू होंगी, ऑलमोस्ट 22 तारीख से जो है लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उसके बाद क्लासेस में बहुत हम रुचि लेके काम करेंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के प्रश्न भी उस समय उठा सकूंगी, देख सकूंगी, उनका उत्तर दे सकूंगी। ठीक है, अब देखिए कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है दोस्तों? सबसे पहले सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये हमारे संविधान की विशेषता भी है, जिसको हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से हमने लिया है। सशक्त केंद्र मतलब क्या? राज्य को ज्यादा शक्तियां है, तो संघीय व्यवस्था यानी संघ और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन है, लेकिन संघ क्या है? मजबूत है राज्यों की तुलना में। यानी कि एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का जो प्रोविजन है वो हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। याद रखना है, याद रखना है। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, आईएएस में, पीसीएस में, हर जगह। उसके बाद दोस्तों, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना। अब एक बात बताइए, जब सशक्त केंद्र की बात की जाएगी किसी देश में, हम किसी देश से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की विशेषता ले रहे हैं, तो जब केंद्र सशक्त होगा तो अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होंगी? अच्छा, एक मिनट, मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को अवशिष्ट शक्तियां भी नहीं पता है। तो बच्चों, मैं आपको बस एक चीज बता दूं कि जैसे हमने देखा कि 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। इसके साथ साथ अवशिष्ट शक्तियां होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां होती हैं। अब क्या होता है, कुछ शक्तियां, कुछ इसमें दे दी, संघ बनाएगा, राज्य बनाएगा, संघ और राज्य दोनों बनाएंगे, लेकिन यदि संघ का कानून दोनों में विवाद की स्थिति हो जाती है तो संघ का कानून मान्य होगा। और अवशिष्ट शक्तियां ऐसी हैं जिसपे राज्यों को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। अवशिष्ट शक्तियों पर केवल केंद्र या केवल संघ, केंद्र जो है वो कानून बना सकता है। अब अवशिष्ट शक्तियों पे यदि केवल केंद्र कानून बना सकता है तो केंद्र तो अपने आप सशक्त हो गया ना। ठीक है, तो ये दोनों को इंटरलिंक्ड है, ये दोनों विशेषताएं इंटरलिंक्ड है। और इन विशेषताओं को हमने कहां से अपनाया है दोस्तों? हमने अपनाया है कनाडा के संविधान से। और केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। अच्छा, ये भी तो सशक्त केंद्र का ही उदाहरण है। मैं एक बार इसको इरेज कर लेती हूँ फटाफट। समझिए चीजों को, जोड़िए चीजों को। जब केंद्र सशक्त होगा तो वो क्या क्या प्रोविजन है भाई? अवशिष्ट शक्तियों के ऊपर यदि केवल केंद्र कानून बना रहा है तो केंद्र तो अपने आप सशक्त हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की जा रही है, तो राज्यपाल क्या है? केंद्र के प्रतिनिधि। कुछ आलोचक ऐसा बोलते हैं कि राज्यपाल तो संघ के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, राज्यों में काम कर रहे हैं संघ के प्रतिनिधि के तौर पे, तो ये भी एक तरीके से एकात्मकता की ओर झुकाव वाले लक्षण है। यानी कि कनाडा से हमने मोटे तौर पे यदि हम देखें तो जो सशक्त केंद्र की जो व्यवस्था है, सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था को हमने कहां से लिया है दोस्तों? कनाडा के संविधान से। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और कैसे ये आपस में इंटरलिंक्ड है, ये मैं शायद आप लोगों को समझाने में सफल रही हूं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया का संविधान। यहाँ पे ना 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछी जाती है। एक तो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मैं बार बार बताई हूं, ऐसी सूची जिसपे केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकते हैं। दोनों के कानूनों पे यदि विवाद हो गया तो क्या होगा? केंद्र का कानून मान्य होगा। ठीक है, तो समवर्ती सूची का जो प्रोविजन है वो हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के जो संविधान है वहां से लिया है। व्यापार, इसको उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। व्यापार और समागम की स्वतंत्रता, ये आप नहीं भी याद रख सकते हैं। ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के सदनों की जो संयुक्त बैठक है, किसी विधेयक पर यदि सहमति नहीं बन पाती है तो
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रोविजन हमारे संविधान में किया गया है। और ये प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हमने ली हैं, एक तो समवर्ती सूची और एक संयुक्त बैठक का जो प्रावधान हमारी संसद में किया गया है, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया है। उसके बाद देखिए जर्मनी के संविधान से। अब जर्मनी आपातकाल, अब मैं ना इसको जैसे थोड़े कोड वर्ड, क्योंकि इतने सारे हमने प्रोविजन अलग अलग देशों से लिए हैं, कुछ मूल प्रोविजन हमको याद करने होते हैं, उनके यदि आप लिंक बना लेते हैं ना छोटे छोटे, तो आपको चीजों को समझने में आसानी होती है। जैसे क्या हुआ, जर्मनी का याद आते ही कौन याद आता है? हिटलर याद आता है कि नहीं आता है? हिटलर याद, जर्मनी तो भाई हिटलर। अब हिटलर मूल अधिकारों को बनाए रखने का समर्थन करेगा या मूल अधिकारों का जो है दबाने की बात करेगा? क्या बात करेगा हिटलर? तो तानाशाह था भाई, तानाशाह था, इतना फेमस तानाशाह है। तो वो मूल अधिकार थोड़ी ना देगा लोगों को, मूल अधिकार देगा तो लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। यानी कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कौन कर सकता है? हिटलर। हिटलर कहाँ था? जर्मनी का। तो ये विशेषता हमने जर्मनी से ली है। ठीक है, ऐसे आपको अपने अपने कोड वर्ड बना के याद रखना है। आप कमेंट कीजिएगा यदि आपको इस तरीके के कोड वर्ड चाहिए ना, तो मैंने हर चीज को ऐसे ही याद किया हुआ है। मौलिक कर्तव्य मैं कभी नहीं भूलती, कौन से प्रोविजन में क्या है। डीपीएसपी मैं कभी नहीं भूलती। इसी तरीके से जो है ना, इस तरीके के जो छोटे छोटे लिंक्स है, मैंने मैक्सिमम टॉपिक्स को ऐसे ही याद किया है। और यकीन मानिए जब आप पीटी में क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो और इस तरीके के कोड वर्ड होते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलती है, बहुत हेल्प मिलती है आपको। अब देखिए सोवियत संघ पूर्व का संविधान जो यूएसएसआर है, वहां के संविधान से हमने लिया। तो देखिए मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य का प्रोविजन हमने कहां से लिया? यूएसएसआर से लिया। और प्रस्तावना में न्याय, क्योंकि यूएसएसआर हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। समाज, सॉरी, अरे भाई इस पे ना अभी मेरे को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, समाजवाद का अग्र देश यूएसएसआर। तो जब समाजवाद की बात होगी तो समाजवाद का जो मूल तत्व होता है दोस्तों, होता है न्याय। न्याय, ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, जो हमने अपने प्रस्तावना में भी हम पढ़ेंगे। और जो हमारा मेन आदर्श है कि सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय की संकल्पना हमारे संविधान में शामिल की गई है। तो वो कहाँ से शामिल की गई है? यूएसएसआर से शामिल की गई है। और कर्तव्य भी हमने कहाँ से शामिल किए हैं? यूएसएसआर से शामिल किए गए हैं। फ्रांस के संविधान से हमने प्रस्तावना में एक तो स्वतंत्रता, ये देखिए ये तीन चीज जो है ना, ये संविधान जो फ्रांस की क्रांति जो हुई थी उसके तीन मूल शब्द थे, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के तीन बेसिक शब्द थे, तीन बेसिक आधार थे। ये हमने कहां से लिया है? तो जैसे ही पूछे कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को हमने किस देश से उठाया, तो हमने कहां से लिया है? फ्रांस के संविधान से लिया है। इसके साथ ही दोस्तों हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया है। हमने संसदीय व्यवस्था कहां से ली है? ब्रिटेन से। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने कहां से ली है? फ्रांस से। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होती है दोस्तों? जहां पे हमारे जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं, वो वंशानुगत नहीं होते हैं बल्कि निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है दोस्तों? समता और बंधुत्व का आदर्श, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श और गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, ये हो गया। एकदम घबराना नहीं है। कुछ लोगों को बोझिल हो रहा होगा कि जा भाई ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, मतलब हमने कहाँ से लिया है। तो हमारा संविधान बहुत बड़ा है और यकीन मानिए इसको याद करने का तरीका एक बार आपको याद आ गया, आपको तरीका आ गया, आपने चीजों को लिंक करना शुरू कर दिया, चीजों को क्यों क्या से जोड़ना शुरू कर दिया, तो ये सब चीजें ना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए हमने दक्षिण अफ्रीका से भी कुछ लिया है, तो ये चीज ध्यान रखना। ये पूछता है कि संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है
वो हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। जैसे क्या है बच्चों कि अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठोर है, ब्रिटेन में संविधान संशोधन की प्रक्रिया लचीली है, सामान्य विधायी प्रक्रिया की तरह ही वहां पे संशोधन हो जाता है ब्रिटेन में, और अमेरिका में जो है वहां पे क्या होता है, कठोर संशोधन होता है। तो समय काल परिस्थिति आवश्यकता के अनुसार संशोधन ही नहीं हो पाता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का खासा ख्याल रखा कि आने वाले समय में हम जो संविधान बना रहे हैं उसमें काल परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार हमें संशोधन करने होंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, तो इसलिए ना तो हमने अमेरिका के प्रोविजंस को उठाया, ना हमने ब्रिटेन के जो प्रक्रिया थी उसको उठाया, बल्कि हमने संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया। और राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहां से ली, दक्षिण अफ्रीका से। यानी दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये हमने कहां से लिया, दक्षिण अफ्रीका से। अब देखो जापान का संविधान, जापान के संविधान से हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कल का लेक्चर किस किस को याद है, कल का लेक्चर याद रखना है चीजों को, ठीक है। चीजें बार बार पढ़ोगे दिमाग में बैठती जाएंगी, बार बार पढ़, ये नहीं यार ये तो पढ़ चुके हैं, नहीं नहीं हमें तो विद्वान नहीं बन जाओगे 2 बार पढ़ के। चीजें जब बार बार पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में बैठेंगी, और मेरी इस बात पे यकीन करके चलो, आपको लगेगा यार ये तो बड़ा आसान हो गया, हमें तो एकदम आती हैं चीजें। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों, न्यायिक समीक्षा के 2 आधार होते हैं। न्यायिक समीक्षा क्या होती है, न्यायपालिका की वो शक्ति जिसके आधार पे वो विधायिका या कार्यपालिका के कानूनों को वैध या अवैध घोषित कर सकती है, ये न्यायपालिका की शक्ति होती है। इसके 2 बेस होते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया यूएसए की प्रणाली है और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत की प्रणाली है। और भारत ने ये कहां से उधार लिया है, जापान से उधार लिया, इसको याद रखना है, ठीक है। और ये क्या है, क्यों है, ये मैं पहले वाली क्लास में भी बता चुकी हूँ और नेक्स्ट क्लासेस में भी आपको बताऊंगी। अब देखिए हमने मोटा मोटा ये देख लिया है। 1935 के अधिनियम से हमने क्या लिया, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया, संसदीय शासन और ये सारी चीजें हमने देखी। अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया दोस्तों, उसके बाद हमने आयरलैंड के संविधान से क्या लिया, कनाडा के संविधान से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी मूल अधिकारों का स्थगन, सोवियत संघ न्याय की बात करेगा, कर्तव्यों की बात करेगा, फ्रांस स्वतंत्रता समानता बंधुत्व की बात करेगा, गणतंत्र की बात करेगा, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और जापान का संविधान बच्चों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। ये हमने जापान के संविधान से लिया है। 1 मिनट, इतना समझ में आ गया। अब बच्चों हमने जो संविधान की, भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ी हैं और हमने कुछ संविधान के स्रोत पढ़े हैं, हमने वो अच्छे से पढ़े कि ऐसे ही पढ़ दिए, उसको हम कैसे परखेंगे, एमसीक्यूज के माध्यम से। फटाफट आंसर देना है, फटाफट आंसर देना है, रिवाइज करना है चीजों को। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका पीपीटी मिलेगा, बिल्कुल सेम पीपीटी मिलेगा। रिवाइज कीजिए और एमसीक्यू में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। और दोस्तों शनिवार को मैं बहुत ही स्पेशल एमसीक्यूज लेके आने वाली हूँ, उसमें मैं तरीका भी बताऊंगी कैसे हम एलिमिनेट करें चीजों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी में जो हमें नहीं आ रहे होते हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम ऑप्शंस के आधार पे जो उसके विकल्प, जो उसके आंसर्स होते हैं उनको काट के कि कैसे उसका एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम कई आंसर को ठीक कर पाते हैं। और साथ ही जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो एक एक प्रोविजन की व्याख्या करूंगी, जिसके माध्यम से आपका पूरा पॉलिटी भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो 2021 वाले जो बच्चे हैं उसको जरूर देखें, और पुराने जो नए बच्चे हैं वो भी उसको देखेंगे तो उन्हें उससे बहुत हेल्प मिलेगी। फटाफट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। भारत के राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है। कहाँ चले जाते हो यार, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है।
संसद सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, धर्म सर्वोच्च है। अब देखो, धर्म कभी सर्वोच्च हो सकता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्म सर्वोच्च हो सकता है भारत की राजनीतिक व्यवस्था में, कदापि नहीं हो सकता। सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च नहीं हो सकता। अब देखिए, संसद हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का सिद्धांत है, जबकि हमने संसद की संप्रभुता को नहीं अपनाया है। तो अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो आप पटाख से क्या बता दोगे कि भारत में कौन सर्वोच्च है? भारत में भारत का संविधान सर्वोच्च है। भारत में भारत का संविधान सर्वोच्च है। ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, केवल यूके में है, और भारत और यूएसए दोनों में है। देखो, यूके में तो न्यायिक पुनरावलोकन का प्रश्न ही नहीं उठता, वहां पे न्यायिक पुनरावलोकन जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब जैसे ये है, केवल यूएसए में है और केवल भारत में भी है और यूएसए में भी है, तो हमें दोनों पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है वो भारत में भी है और वो यूएसए में भी है। ठीक है। देखिए, आईएएस प्री 1993 में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? क्या कि एक ऐसा लक्षण है निम्न में से जो दोनों में समान रूप से पाया जाता है? अब ये आप कब बता पाओगे? जब आपने जो भारतीय परिसंघ के लक्षण हैं और अमेरिकी परिसंघ के लक्षण हैं, दोनों को अच्छे से पढ़ा है, तब आप ये बात बता पाओगे, अच्छा ये बात दोनों में है, ये बात केवल अमेरिका में है, ये बात केवल भारत में है। अब देखिए, एक ही नागरिकता, अब भारत में क्या है? एकल नागरिकता है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको, लेकिन यूएसए में क्या है दोस्तों? दोहरी नागरिकता। ये बार बार मैं रिवाइज करवाऊंगी, आपके दिमाग में बैठ जाएं चीजें। ठीक है। और ऐसे ही हमें पढ़ाई करनी है। संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता, भारत में न्यायपालिका की द्वैधता नहीं है, बल्कि क्या एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना भारत में की गई है। हम पिछली क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप जाके उसे अच्छे से सुन सकते हैं। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय निर्वचन के लिए, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है। तो इसका आंसर होगा बच्चों डी। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय दोनों में है, भारत में भी है और अमेरिका में भी है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, विकल्प ए कट गया। संविधान की 3 सूचियों की व्यवस्था भारत में है, जहां पे अलग अलग शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो ये कट गया। न्यायपालिका की द्वैधता कट गया, क्योंकि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है और अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका है। केंद्र की न्यायपालिका अलग है, राज्यों की न्यायपालिका अलग है। तो भारत संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है वो भारत में भी है और अमेरिका में भी है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? किस देश की पद्धति पर आधारित है? स्रोत से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है। तो किस देश की पद्धति पे आधारित है भारतीय संविधान? यूएसए की पद्धति पे, ऑस्ट्रेलिया की पद्धति पे, जर्मनी की पद्धति पे। अब जो है ना, कई बच्चे कहेंगे भाई यूएसए जो है, यूएसए की पद्धति पे होना चाहिए आधारित, हमारे तो बहुत सारे लक्षण हमने तो यूएसए से लिए, लेकिन याद रखना है कि हमारा संविधान क्या है? हमारा जो संघवाद है वो कनाडा से प्रेरित है। कनाडा से प्रेरित क्यों है? जो मजबूत केंद्र की व्यवस्था के साथ जो संघात्मक, जो संघीय व्यवस्था है, ये अवधारणा हमने ली है कनाडा से। और मजबूत केंद्र के साथ कैसे है, ये बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को इस क्लास में भी और पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ। तो बच्चों, ये विशेषता हमने ली है कनाडा से। फिर है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से और स्विट्जरलैंड के संविधान से। ये जैसे इसमें ना बहुत अच्छे बच्चे भी गलत कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम का मतलब क्या है? सोचो सोचो।
नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम का मतलब क्या है? कनाडा, कनाडा, ठीक है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका, कनाडा के ऊपर ब्रिटिश शासन था और उसके पश्चात देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ब्रिटिश अधिपत्य था कनाडा के पास, और अमेरिका, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका का मतलब है कनाडा। हमने राज्यों की संघ जो है वो व्यवस्था ली है कनाडा से। और दोस्तों हमारा जो संविधान है, कहाँ चले जा, हमारा संविधान है में आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है। और भारत राज्यों का संघ है, ये अवधारणा हमने कहाँ से ली है? तो ये अवधारणा हमने कनाडा से ली है। समझ में आया? अब देखिए आईएएस प्री 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि, अब भारतीय संसदीय प्रणाली का पता होना चाहिए, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का पता होना चाहिए, तभी तो पता लगेगा ना आप लोगों को कि कैसे भिन्न है। तो कैसे भिन्न है भाई? वास्तविक और नाम मात्र जो दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका का मतलब क्या होता है दोस्तों? वास्तविक कार्यपालिका का मतलब होता है प्रधानमंत्री जी, और नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब होता है राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो दोनों जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पद ब्रिटेन में भी हैं और भारत में भी हैं। दूसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, बिल्कुल है। 75(3) आर्टिकल 75, देखिए कुछ कुछ आर्टिकल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैं आप लोगों को मतलब अपनी क्लासेस के दौरान भी बता रही हूँ, और मैं एक स्पेशल क्लास इस पे भी लूंगी कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो हमें पता ही होना चाहिए। मतलब आपको अगर सुबह के 4 बजे भी कोई जगाए ना कि उठो उठो बताओ 352 में क्या है, ठीक है, बताओ 356 में क्या है, ठीक है, तो हमको पता होने चाहिए। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो हर हालत में हमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 75(3) भी वैसा ही है। इसमें कहा गया है कि जो लोकसभा है वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ठीक है। लोकसभा संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी 75(3) में। तो सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। जब हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया ये देखा था, तो हमने देखा है कि भाई लोकसभा और राज्यसभा की जो द्विसदनीय विधायिका की जो व्यवस्था है, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन दोस्तों ये ब्रिटेन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किस बात में हम ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और भारतीय संसदीय प्रणाली भिन्न है? तो न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पे। क्लियर है आप लोगों को? भारत के संविधान में समवर्ती सूची, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। कहां से? ग्रेट ब्रिटेन से, यूएसए से, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हमको दो ही चीजों में ध्यान रखना है, एक तो हमने वहां से समवर्ती सूची ली है, और एक हमने संसद के सदस्यों की जो संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो समवर्ती सूची किस देश से ली गई है दोस्तों? तो हमने समवर्ती सूची को लिया है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान के आधार पर? यानी कि जो हमारे संविधान में आर्टिकल 36 से 51 तक, आर्टिकल 36 से 51 तक जो डीपीएसपी की संकल्पना है वो हमने कहां से ली है दोस्तों? फ्रांस से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है, आयरलैंड से ली है, यूएसएसआर से ली है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, हमने आयरलैंड से डीपीएसपी की संकल्पना ली है, जो कि हमारा जो हमारे देश का जो कल्याणकारी आदर्श है उसको आधार प्रदान करती है, ठीक है। तो डीपीएसपी को नहीं भूलना है। डीपीएसपी हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से, समवर्ती सूची ली है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब देखते हैं
इसमें ये मेल करो टाइप क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के लक्षण और किस देश से गृहीत किए गए हैं। आईएएस 2003 का क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने बहुत ही जोर दे के कहा कि जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं, जो बेसिक स्रोत हैं, वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और उसको हम कैसे याद करेंगे, रिवाइज कर करके अपनी ट्रिक्स लगा लगा के उसको याद करना है, ताकि हमारा इजी क्वेश्चन गलत ना हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो एकदम टफ एरिया पे एकदम लगे पड़े हैं, भाई ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, और इजी क्वेश्चन उनके गलत हो जाते हैं, वो पीटी की रेस से बाहर हो जाते हैं। और यकीन मानो सबसे बुरा तब लगता है जब हम इजी क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो ध्यान रखना है कि इजी क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? मूल अधिकार शासन की संसदीय प्रणाली, आपात उपबंध और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब मैं इसका ना एक ये इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उसका एक आप लोगों को पैटर्न बताऊंगी। जो पुराने बच्चे हैं उनको मोस्ट प्रोबेबली आता होगा, और जो नए बच्चे हैं वो सीखिए। अब देखिए बच्चों, हमें पता है मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं, तो मूल अधिकार हमने लिए हैं यूएसए से, ठीक है। ए का 2 होगा हर हालत में, क्या होगा? ए का 2 होगा हर हालत में। अब हम गए ऑप्शन पे, हमने देखा कि ए का 2, अच्छा ए का 2 एक यहाँ है, ए का 2 एक यहाँ है, यानी कि बी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन कट गए हमारी एक ज्ञान के आधार पे। अब यहाँ एक छोटी सी बात मैं बताऊंगी। अब कई बच्चे क्या होते हैं ना, वो सोचेंगे यार मुझे तो ये पता ही नहीं है कि आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। आपात उपबंध तो उसका तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है, आपात उपबंध कहाँ से लिए पता नहीं है, या राज्य की नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं पता नहीं है। घबराना नहीं है, धैर्य बनाए रखिए। और यही है एलिमिनेशन जो विधि है, कि किस तरीके से हम ऑप्शन में जो एलिमिनेशन विधि के द्वारा कुछ ऑप्शंस को काट देंगे, और जो बचे हुए ऑप्शन हैं उन पे अपने ज्ञान के आधार पे आंसर कर देंगे। तो बच्चों, हमको मूल अधिकार पता था यूएसए से लिया है। शासन की संसदीय प्रणाली वो तो पता ही है हमने कहाँ से लिया है, यूके से लिया है। तो बी का क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। बी का क्या हो जाएगा? ए। अब हमने देखा ये 2 तो कट गए थे, बी कट गया था और सी कट गया था। ए में देखा बी का ए कहाँ है, अच्छा यहाँ तो बी का 4 है, यहाँ क्या है? बी का 4 है, और सी में क्या है? बी का 1 है। आंसर हमारा क्या है? सी। अगर हमें उपबंध कहाँ से लिए गए हैं ये भी नहीं पता है तो भी हमारा आंसर 100% सही है। वो कैसे आया? वो कि किस तरीके से पीटी के क्वेश्चन को सोल्व करना है। यदि आपको ये तरीका आता है तो भी आप लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अपने कम ज्ञान के आधार पे भी सही कर लेते हैं। तो ये तरीका कैसे सीखोगे? एमसीक्यू के माध्यम से। और शनिवार को मैराथन लाने वाली हूँ एमसीक्यू का, और ये ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे उसमें कि डायरेक्ट क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन उसमें क्वेश्चंस बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। और आप यकीन मानिए कि यदि आपने ये 3 से 4 मैराथन जो मैं लेके आऊंगी, लगभग 3 मैराथन का मेरा प्लान है पॉलिटी के जो क्वेश्चंस पे बेसिकली, अगर आपने ये 3 मैराथन कर लिए और उसकी जो पीपीटी को डाउनलोड करके जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा आपको, उसकी पीपीटी को डाउनलोड करके एक बार अपने आप से वो जो क्वेश्चन है उनको लगा लिए, और हर क्वेश्चन की व्याख्या बताऊंगी साथ साथ में, ताकि आपका रिवीजन सेगमेंट पे आप केवल क्वेश्चन नहीं लगाएंगे बल्कि चीजों को रिवाइज भी करेंगे। शनिवार को हम मैराथन करेंगे दोस्तों, तो उसमें इस तरीके की चीजें भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये हमने देख लिया मूल अधिकार यूएसए से, संसदीय शासन प्रणाली यूके से, आपात उपबंध और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों हमको पता है कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से, और आपात उपबंध हमें जर्मनी से लिए हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें जो है ना अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमने कहां से क्या किया। विधि का शासन कहां से लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये हमने कहां से लिया। तो दोस्तों यहाँ पे भी हम वही वाला मेथड अपनाएंगे। हमें पता है विधि का शासन हमने कहां से लिया है, ये रहा। हमें पता है विधि का शासन हमने कहां से लिया है, विधि का शासन कहाँ गया? इंग्लैंड। विधि का शासन हमने लिया है इंग्लैंड से, ठीक है। अब हम गए ऑप्शंस पे, हमने देखा कि भाई ए का 2 है, ए का क्या है? 2 है। अब ए का 2 बी में है और ए का 2 डी में है। हमने क्या किया? एक काट दिया और
ए काट दिया और सी काट दिया। ये आंसर हो ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। या तो आंसर बी है या आंसर इसका डी है। इतना आपको समझ में आया। अब हमने देखा विधि का शासन हमने इंग्लैंड से लिया है। अब इसमें और कौन सा इजी लग रहा है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमें पता है कि जापान से हमने एक लक्षण लिया है, जापान से, वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसको याद कर लो। जापान, ये याद करना इसलिए भी इजी है कि जापान से हमने ज्यादा कुछ नहीं लिया जी, हमने लिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। ठीक है, तो बी का हो गया हमारा 3, बी का हो गया हमारा 3। अब हम देखते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है इसमें बी का 1 है, यानी कि ये क्या है? गलत है। और बी का 3 है यहाँ पे, तो हमने देखा कि हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना। ये बच्चों मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से हम कम ज्ञान के आधार पे भी एलिमिनेशन मेथड से अपना आंसर सही कर सकते हैं। और आपको अगर चारों पता है तो फिर तो सोने पे सुहागा है, अच्छे बच्चे हो आप लोग। ठीक है, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। बच्चों मैंने आपको बताया था कि मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की अवधारणा को हमने अपने संविधान में कनाडा के संविधान से लिया है। तो मजबूत केंद्र कब होगा? ये जो प्रोविजन है कि राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रखने का जो प्रोविजन किया गया कि राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकता है राज्यपाल, तो कहीं ना कहीं राज्यपाल जब संघ के एक प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहा है और वो राज्यों के विधेयकों को राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रख रहा है, तो इससे भी मजबूत केंद्र की अवधारणा लगभग वो सिमिलर प्रतीत होती है हमें। तो ये प्रोविजन हमने कनाडा से लिया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची मतलब समवर्ती सूची दोस्तों हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। हमें चारों पता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, और हमें 2 भी पता है तो हम ऐसे आंसर यूजुअली कर लेते हैं। कई बार यूपीएससी ट्रिक गेम खेल जाता है, ठीक है, वो भी हम करेंगे अच्छे से। अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप बताएंगे इसे। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आंसर आ गया होगा आपके दिमाग में, अभी हम इसे भी उसी मेथड से करेंगे। आंसर तो आ ही गया होगा आपके दिमाग में, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आपने इस क्लास को अच्छे से किया है तो ये तो आप लोगों के लिए मैगी है। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, मूल अधिकार, ठीक है, चेहरे पे स्माइल आ रही है आपके क्योंकि आपको सब पता है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची भी पता है आपको। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, मतलब मजबूत संघ, मजबूत केंद्र, ये भी पता है आपको। अब आते हैं हम इस पे। अब देखो जो सबसे इजी है, मान लो किसी को 2 ही आते हैं। मूल अधिकार हमने लिया है दोस्तों, कहां से? अमेरिका के संविधान से। बी का 5 हो गया। हमने क्या देखा? बी का 5 यहाँ है, बी का 5 यहाँ है, यानी ए आंसर नहीं हो सकता और सी आंसर नहीं हो सकता। देख लिया। अब हम गए, अब हमें पता है कि अच्छा चलो भाई हम ना क्या करते हैं, समवर्ती सूची भी पता है हमको कि समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, अब हमने देखा कि जो सी है उसका ए होगा, जो सी है उसका ए होगा। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे जो है ना संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, ये मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये ऑप्शंस जो हैं हमारे थोड़े से गलत टाइप हो गए हैं। फिर भी मैं आपको लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि हमने डीपीएसपी कहाँ से लिया है? डीपीएसपी लिया है आयरलैंड से। मूल अधिकार दोस्तों हमने लिए हैं यूएसए से। संघ राज्य संबंधों की जो समवर्ती सूची है दोस्तों, समवर्ती सूची को हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित है, यानी मजबूत केंद्र की अवधारणा है, ये दोस्तों हमने लिया है कनाडा से। तो इतना आपको क्लियर हो गया। एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये अभ्यास के साथ आता है। जब मैंने नया नया पढ़ना शुरू किया था, मुझे सबसे टफेस्ट जो पार्ट लगता था क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो ये तरीका होता था। कथन ए दे देगा, कथन बी दे देगा और फिर 4 ऑप्शन दे देगा कि ए और दोनों सही है। ए बी मतलब यहाँ ए और आर के तौर पे हम मानते हैं। कथन ए दे दिया, आर दे दिया। अब कह रहा है कथन ए तथा कथन आर दोनों सही है, कथन आर ए की सही व्याख्या करता है, कथन ए तथा कथन दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है, कथन ए सही है आर गलत है, ए गलत है आर सही है। अब आते हैं क्वेश्चन पे।
भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा संविधान हो गया है। डाउट है किसी को इसमें? कुछ नहीं डाउट है, ठीक है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है, बिल्कुल सही बात है। यानी कथन ए कहाँ गई, ये रहा, सीखना पड़ेगा दोस्तों। कथन ए हमने देखा बिल्कुल सही है। अब देखेंगे मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। किसी को कोई शक? किसी को कोई शक नहीं ना? तो आर, यानी कि मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। अब देखते हैं, सी कट गया क्योंकि इन दोनों में कोई ना कोई एक गलत है, हमारे तो दोनों कथन सही हैं। सी कट गया और डी कट गया। अब आते हैं ए और बी पे। अब ये बोल रहा है, ए जो ऑप्शन है कि ए तथा आर दोनों सही है, हमारे भी दोनों सही हैं। अब कह रहे हैं जो आर है ना वो ए की सही व्याख्या करता है। अब आर को पढ़ेंगे हम। सही व्याख्या में मतलब मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, इसीलिए भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। ऐसा हुआ है क्या कि मौलिक अधिकार अपनाने के कारण हमारा संविधान लंबा हो गया है? ऐसा तो नहीं है, हमारे संविधान के लंबे होने के अपने कारण है। मौलिक अधिकारों को अपनाने के कारण भारत का संविधान लंबा नहीं हुआ है ना। तो जो आर है वो ए की व्याख्या है कि नहीं है? व्याख्या नहीं है। दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा, दोनों में कोई इंटरलिंक हमें नजर नहीं आ रहा। तो भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा संविधान है, ये अलग वाक्य है। और मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान से लिया गया है, ये अलग वाक्य है। दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जब हम 15-20 क्वेश्चन करेंगे उस समय आपको एकदम चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों हमने देख लिया भारतीय संविधान की विशेषताएं, बहुत ही व्याख्यात्मक ढंग से देखा है। भारतीय संविधान के स्रोत को देखा है और उन स्रोतों से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हमने बहुत अच्छे से देखा है। इसी के साथ मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगी दोस्तों कि आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जाके unacademy_ललिता_कुमारी इस पे आप मुझे फॉलो करें। आपको डेली क्लासेस एंड डेली क्लासेस से रिलेटेड जो भी पीपीटी है आपको डेली मिलेगी। इसके साथ दोस्तों आप ललिता YT कोड का यूज करें। कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन है या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों यदि आप ललिता YT कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं एक छोटी सी बात और आप लोगों को बताने चाहूंगी दोस्तों, सैटरडे को यानी कि शनिवार को मैं MCQ की मैराथन क्लास लेने वाली हूँ, पॉलिटी की MCQ का। और यकीन मानिए 3 या 3.5 घंटे की जो भी हमारी क्लास होगी उसमें आप क्वेश्चंस के साथ ही जो क्वेश्चन की जो लाइंस होंगी उसके साथ आप पूरी पॉलिटी को भी रिवाइज करेंगे। इसके साथ ही आप क्वेश्चन को, जो ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाता है वो सीखेंगे। और जो क्वेश्चन मैं लेके आ रही हूँ ये 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मैंने बहुत रिसर्च की है इन क्वेश्चंस को सेट करने में, बनाने में। तो आप जुड़िए मेरी मैराथन क्लास से, और जो नए बच्चे हैं वो भी जुड़िए, और 2021 को जो पीटी देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, ये मेरा गारंटी है आप लोगों को। तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए आज दोस्तों आज की क्लास शांत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।